नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से अपने जीनियस इंस्टीट्यूट बाराबंकी में आपका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। आज हम इस अपने भूगोल की श्रृंखला में आपको एक नए चैप्टर की बात करेंगे। कौन से चैप्टर की? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पक्ष से संबंधित जितने प्रश्न होंगे आज आपके ये सामने हैं। चलिए हम इसी टॉपिक में बढ़ते हुए इसी क्रम में पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब आपसे पूछा गया संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व, तो ना तो क्रस्ट की बात करेंगे और ना ही इसके क्रूड की बात करेंगे, फिर भी इसकी चर्चा जरूर करेंगे। तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है। ये क्या है? इसकी अगर हम बात करें तो आपको पहले से पता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी की जो संरचना है, तो पृथ्वी कितने परतों से मिलकर बनी है? तो पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है। बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। मध्य परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। जबकि आंतरिक भाग को क्रोड या कोर कहा जाता है। क्या? क्रोड या कोर कहा जाता है। जब आप बात करते हो घनत्व की, तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसको क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जबकि क्रोड का घनत्व लगभग 13.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें तो ये 5.5 यानी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जबकि पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? तो क्रस्ट का औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका आंसर कौन सा है? सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, यहां से आप ये भी याद रखिए, 3 क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, जबकि क्रस्ट का औसत घनत्व 2.9, जबकि क्रोड का घनत्व 13.5 यानी 13.5 है, उससे अधिक होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या है? पृथ्वी की विषुवतरेखी परिधि कितनी है? ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? पृथ्वी की विषुवतरेखी परिधि। विषुवत रेखा मींस कि जो भूमध्य रेखा है उसी को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। तो पूछा गया विषुवत रेखा की परिधि कितनी होती है। तो पहले तो आंसर जान लीजिए कि विषुवत रेखा की परिधि होती है, अगर बात करें तो 40,075 किलोमीटर। इसमें ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को रखा गया है। आप विकिपीडिया पर जाएंगे तो आपको यही मिलेगा अमेरिकन जियोडेसी के अनुसार कि 40,075 किलोमीटर होती है। जबकि जो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसमें 1 किलोमीटर बढ़ा के दिया गया है। कौन सा? कि पृथ्वी की विषुवतरेखी परिधि कितनी होती है? 40,076 किलोमीटर। हम बात करते हैं ये कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, जब अगर इसकी हम बात करते हैं कि पृथ्वी की परिधि कितनी होती है, तो परिधि के पहले आपको त्रिज्या जाननी होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी की जब त्रिज्या की बात करते हैं तो 3 त्रिज्याएं आप अक्सर देखते हो। कौन सी? एक भूमध्य रेखा पर, जहां पर पृथ्वी सर्वाधिक चौड़ी है, यानी सर्वाधिक इसकी त्रिज्या कहां है? भूमध्य रेखा पर। और दूसरी इसकी त्रिज्या देखते हैं ध्रुवों से। जब हम भूमध्य रेखा के सहारे पृथ्वी की त्रिज्या देखते हैं, मान लीजिए इसको हमने R1 माना है, और जो ध्रुवीय त्रिज्या देखते हैं R2 देखते हैं। जब हम भूमध्य रेखा के सहारे इसकी त्रिज्या की बात करते हैं तो इसकी त्रिज्या तो होती है 6,378 किलोमीटर। कितना? 6,378 किलोमीटर। जबकि अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय त्रिज्या की यानी R2 की, तो ये थोड़ा सा इससे कम हो जाती है और ये कुल त्रिज्या होती है 6,357 किलोमीटर। मींस कि भूमध्य रेखी त्रिज्या अधिक, जबकि ध्रुवीय त्रिज्या मात्र 6,357 किलोमीटर। तो इन दोनों के मध्य का अंतर कितना आता है? तो आप निकाल सकते हैं। कितना अंतर आएगा? 21 किलोमीटर का। कितना?
यानी अगर हम बात करें भूमध्य रेखीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या के सापेक्ष पृथ्वी कितना बड़ी है, तो आप कह सकते हो इन दोनों के मध्य कितना अंतर है, 21 किलोमीटर का। यहां पर पूछा गया है कि इस भूमध्य रेखीय परिधि कितनी होगी, तो ये निकाला गया है, कितना है, 40,076। तो इन दोनों त्रिज्याओं को आप याद रखिए कि पृथ्वी की, अब आप बात कर सकते हैं पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या अगर हम बात करें तो कितनी माना जाता है, 6,371। यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6,371, यानी 6,371 किलोमीटर। जबकि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या कितनी है, भूमध्य रेखीय, तो आप बात करते हो 6,378 किलोमीटर। जबकि अगर ध्रुवीय त्रिज्या की बात करते हैं तो वो कितनी है, तो 6,357 किलोमीटर। आपको याद रखना है पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर। तो यहां हमने बात की पृथ्वी की परिधि के बारे में। कौन सी परिधि, विषुवत रेखीय परिधि। तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है, 40,076 किलोमीटर। यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की परिधि कितनी होती है और पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है। ये आपके दो क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, काफी बेहतर क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन। क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करिए। यानी पृथ्वी पर मौसम क्यों बदलते हैं, तो आपने पहले से पढ़ा है, पृथ्वी की गतियां आप पढ़ते हो। आपके लिए एक नई श्रृंखला जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी से संबंधित, कि एनसीईआरटी भूगोल और साइंस के दो चैप्टर के, यानी क्लास 6 से इंटर तक हर क्लास के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन, पहले उस चैप्टर का समरी दिया जाएगा और फिर उससे संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। हाल जल्दी ही आपसे हम इसके लिए आपसे मिलते हैं। चलिए हम यहाँ बात करते हैं पृथ्वी। तो जब पृथ्वी की क्लास 6 के एनसीईआरटी में एक चैप्टर आप पढ़ते हो पृथ्वी की गतियां, तो वहां पे एक चीज अक्सर आप देखते हैं कि पृथ्वी की गतियों को दो तरीके से वर्णित किया गया है। कैसे, कि पृथ्वी के पास दो गतियां होती हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर जब जो घूमती है या गति करती है उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। जबकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी परिक्रमण यानी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो उसे हम एक वर्ष की संज्ञा देते हैं। यानी एक परिक्रमण पूरा करने में लगा समय ही क्या कहलाता है, एक वर्ष। जबकि जब पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करती है तो उसको हम एक दिवस की संज्ञा देते हैं, यानी एक दिन की संज्ञा देते हैं। ये घूर्णन कितनी देर का होता है, लगभग 24 घंटे का होता है, जिसको आप पढ़ेंगे 23 घंटे 56 मिनट के आसपास। एक वर्ष कितनी देर का होता है, पता है, सूर्य का एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। यानी लेकिन अगर मूल रूप से लिखते हैं तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यही 6 घंटे यानी परिक्रमण काल में 6 घंटे एक वर्ष में अधिक होते हैं। हम लोग जनरली 365 दिन को एक वर्ष मान लेते हैं। ये 6 घंटे हर साल ऐड होके 4 साल में एक दिन अलग से बन जाता है। और ये किस में चेंज हो जाता है, लीप ईयर में। किसमें चेंज हो जाता है, लीप वर्ष में, यानी लीप ईयर में। तो लीप ईयर यानी एक दिन एक्स्ट्रा जो जुड़ता है वो किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। जब पृथ्वी एक चक्र सूर्य का पूरा करती है तो उसी के कारण, चूंकि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष, यानी सूर्य अगर ये है तो इसके चारों ओर ऐसे घूमती है। ये झुकाव लगभग 23.5 डिग्री का है और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पर मौसम और जलवायु परिवर्तित होते रहते हैं। मौसम मीन्स कि एक वर्ष में जितने आपके, जैसे भारत में 4 मौसम पाए जाते हैं, तो वो 4 मौसम क्या डिसाइड करते हैं कि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी की क्या स्थिति है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करिए। तो पहला कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन से केवल दिन और रात का निर्धारण होता है। क्या, पृथ्वी के घूर्णन से
केवल दिन और रात का निर्धारण होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, गलत, इसको हम नहीं चूज करते हैं। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी का परिक्रमण मीन्स कि सूर्य के चारों ओर घूमना ही पृथ्वी का क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। और चूंकि इसके सापेक्ष पृथ्वी झुकी है, इसीलिए यहाँ मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तीसरा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, इसलिए समय समय पर यहाँ मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। चौथा ऑप्शन है सूर्य का घूर्णन। तो सूर्य के घूर्णन से पृथ्वी पर बदलने वाले मौसम का कोई लेना देना नहीं, यानी इसका संबंध पृथ्वी के मौसम से नहीं। तो ए ऑप्शन का संबंध मौसम से नहीं, डी ऑप्शन का संबंध मौसम से नहीं। अब यानी बी, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। अब आप छांट सकते हैं कि दूसरा तीसरा ऑप्शन किसमें है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी में। तो पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या है, तो ये कोई एक कारण नहीं बल्कि सम्मिलित कारण है। कौन कौन से, कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर एक निश्चित कोण पर क्या है, झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन का कारण क्या है, दिन रात की अवधि, जबकि परिक्रमण का कारण क्या है, तो परिक्रमण के कारण वर्ष होता है, यानी वर्ष एक परिक्रमण कहलाता है और इसी के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। लेकिन मौसम का कोई एकाकी परिवर्तन का कारण पृथ्वी का परिक्रमण नहीं है, बल्कि वो अपनी धुरी पर झुकाव के कारण भी परिवर्तन करता है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इस समय ठंडी में आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अभी का हाल ही का क्वेश्चन है, देखिएगा। लिखा है दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। ग्रीष्म अयनांत का मतलब होता है ग्रीष्म काल में कहां सूर्य लंबवत चमकता है। ये पूछा गया है कहां का, ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया दक्षिणी गोलार्ध का। कहां, दक्षिणी गोलार्ध का। तो आपको पहले से पता है कि पृथ्वी 3 जगह आप पढ़ते हो जहां सूर्य लंबवत चमकता है, यानी आप कहां, तो 21 मार्च, कितना, 21 मार्च और 23 सितंबर। कौन सा, 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। कहां पर, भूमध्य रेखा पर। इसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है। विषुव, कौन सी संज्ञा इसे दी जाती है, विषुव। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। विषुव क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जब भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, क्योंकि आप पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश मिलता है। दूसरा, अगर हम मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ की अगर सूर्य की बात करें तो यहाँ सूर्य लंबवत कब चमकता है, 22 दिसंबर को। कब चमकता है, 22 दिसंबर को। सूर्य जहां लंबवत चमकता है वहां ग्रीष्म काल होता है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल कब है, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को चमकता है, इसीलिए इसी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। जबकि उत्तरी गोलार्ध का अगर ग्रीष्म अयनांत कहा जाए, यानी कर्क रेखा पर सूर्य जब चमकता है, उसे हम उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कहें, तो ये कब चमकता है, तो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। तो आपको 4 डेटें हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, चारों डेट आपको इसमें मिली भी हैं। कैसे, ग्रीष्म अयनांत, कहां पर ग्रीष्म अयनांत, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध पर ग्रीष्म अयनांत कब होता है, 22 दिसंबर को। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत। जबकि अगर हम बात करें 23 सितंबर की, 21 जून और 21 मार्च की, तो 21 जून ये क्या है, तो कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत। उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत, यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। जबकि अगर 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें, ये क्या है, इसी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य
भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इसीलिए इसको किस शब्द से जानते हैं? इसको एक अलग शब्द से जानते हैं, विषुव से। कि क्या कहते हैं? विषुव या इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स ये क्या है? विषुव का मतलब होता है पूरे पृथ्वी पर दिन रात उस दिन बराबर होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर आधे भाग को सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो इक्विनॉक्स के दिन पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है? बराबर। वो तिथियां क्या होती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी 21 मार्च से लेकर 21 जून और जून से लेकर सितंबर, सितंबर से लेकर 22 दिसंबर, 22 दिसंबर से लेकर 21 मार्च, यही सूर्य का एक रोटेशन होता है। यानी सूर्य का लंबवत चमकना सदैव जारी रहता है कर्क मकर के बीच में। इसी को आप एक वर्ष भी कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्मयानांत कब होता है? 22 दिसंबर को। चारों तारीख हैं, चारों दिनांक हैं, ये चारों डेटें आपको क्या करनी पड़ती हैं? याद करनी पड़ती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले चैप्टर में जब जलवायु की बात करेंगे एनसीईआरटी में ही, तो वहां इसकी हम चर्चा अच्छे से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा। मोहोर्विक अशांतत्व या इसको मोहो बोलते हैं। क्या? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्या लिखेंगे? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। आपको बुक में लिखा भी मिलेगा। क्या? मोहो असंबद्धता। असंबद्धता जो जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है वैसे यहां रखे हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता किसे कहते हैं? मोह असंबद्धता किसे कहा जाता है या कहां स्थित है? तो देखिए, पहला है परपटी और मेंटल के मध्य, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य, ऊपरी और निचली परपटी के मध्य, मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य। तो ध्यान रखिएगा, मोह की जब बात करते हैं तो आप दो असंबद्धता पढ़ते हैं। मैंने अभी बताया कि पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं, तो आप कहते हैं पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। कितनी? 3 परतें हैं। कौन कौन सी परतें हैं? तो आप अगर ध्यान दें, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं, तो पृथ्वी के अंदर ये कौन सा है? ये क्रोड है। क्या है? क्रोड है। और ये सबसे बाहरी परत, इसको क्रस्ट कहा जाता है, जबकि मध्य परत को मेंटल कहते हैं। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, सियाल, सीमा और नीफे। तो कुछ व्यक्ति इसको जनरली बोल देते हैं कि सियाल क्या है? क्रस्ट है, ये सीमा है, ये नीफे। ये गलत है। सियाल, सीमा और नीफे एक अलग विभाजन है, जबकि क्रस्ट, मेंटल और क्रोड बिल्कुल अलग विभाजन है। एक दूसरे से इसकी हम तुलना बिल्कुल नहीं करते हैं। अब बात करते हैं मोह असंबद्धता की। तो क्रस्ट और मेंटल के मध्य जो ये आपको रेड यानी रेड लाइन दिख रही है, ये दोनों के ऐसे गुण होते हैं, किसके? मोह असंबद्धता के। यानी ये मेंटल और क्रस्ट के मध्य जो रेखा है, असंबद्धता है, जहां पर मेंटल और क्रस्ट दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं? मोह असंबद्धता। जबकि मेंटल और क्रस्ट के मध्य, मेंटल और क्रस्ट के मध्य जो असंबद्ध यानी मेंटल और क्रोड के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है, उसको गटेनबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों। यहां मोह की बात करते हैं तो देख लेते हैं मोह क्या है। तो मोह क्रस्ट और मेंटल के मध्य की जो असंबद्धता है उसे बोलते हैं। देखिए, मोह संबद्धता स्थित है परपटी और मेंटल के मध्य, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य, ऊपरी और निचली परपटी के मध्य, मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य। तो क्या कहां स्थित है मोह संबद्धता? क्रस्ट और मेंटल के मध्य, यानी परपटी और मेंटल के मध्य स्थित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहते हो मोह संबद्धता हमेशा कहां पाई जाती है? परपटी और मेंटल के मध्य। अगर यही हम बात करें कि गटेनबर्ग कहां पाई जाती है, तो आप कह सकते हो कि किसके बीच पाई जाती है? मेंटल और क्रोड के मध्य गटेनबर्ग, जबकि क्रस्ट और मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता विद्यमान है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वही क्वेश्चन जो अभी आपसे बात किए थे। कौन सा? गटेनबर्ग। कौन सा? गटेनबर्ग। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर कि गटेनबर्ग असंबद्धता
बीच में है। किसके बीच में है? तो गटेनबर्ग किसके बीच में है? आप बताइए, गटेनबर्ग किसके बीच में है? सियाल व सीमा के मध्य। तो सियाल और सीमा के मध्य, सियाल और सीमा का मैंने बताया विभाजन कोई यहां लेना देना नहीं गटेनबर्ग से। सियाल व अंतरतम की सीमा के मध्य, तो सियाल और सीमा से कोई लेना देना नहीं। अगला मेंटल और अंतरतम के बीच, अंतरतम का मतलब यहाँ क्रोड से है। किससे है? क्रोड से है। तो मेंटल और क्रोड के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? गटेनबर्ग पाई जाती है। तो मेंटल और क्रोड के मध्य कौन सा है? गटेनबर्ग। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य, तो ये भी आप कह सकते हैं कि मेंटल और बाह्य क्रोड के रूप में। कैसे? कि आप अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब कभी आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ते हैं ये क्या है? ये क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है। और क्रस्ट के बाद ये कौन सा है? तो यहां से 0 से 100 किलोमीटर तक आप मान सकते हैं कि क्रस्ट या भूपर्पटी पाई जाती है। हम यहाँ क्रस्ट कह रहे हैं लेकिन हिंदी में भूपर्पटी कह रहे हैं। दूसरा 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल पाया जाता है। कितने किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर तक। जबकि 2900 किलोमीटर के बाद जो क्रोड पाया जाता है, यह 2 भागों में बटा होता है। क्रोड कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। इसे कहते हैं बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड, और इसे कहते हैं आंतरिक क्रोड, इनर क्रोड। अब ये इनका जो बंटवारा होता है 5150 किलोमीटर पर होता है, यानी 5150 किलोमीटर के ऊपर बाह्य क्रोड और उसके नीचे आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में मुख्य अंतर क्या होता है? बाह्य क्रोड वास्तव में तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में? बाह्य क्रोड सदैव तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। यही मुख्य अंतर होता है। अब अगर बात करें इसकी कि ये असंबद्धता है क्या, तो बाह्य क्रोड और मेंटल क्या है? ये देखो 2900 किलोमीटर पर, यही कौन सी असंबद्धता है? तो आप बोलते हो गटेनबर्ग असंबद्धता है। कौन सा? गुटेनबर्ग या गटेनबर्ग असंबद्धता। तो इसी को आप कह सकते हो मेंटल या क्रोड, या फिर मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य असंबद्धता पाई जाती है। यहां ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य जो विभाजक रेखा कितने किलोमीटर पर है? 5150 किलोमीटर पर है। जबकि पृथ्वी का केंद्र कहां है? 6371 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं 11th की एनसीईआरटी विश्व का भौतिक भूगोल, तो उसमें ये चित्र में सीधे सीधे बना है 6370 किलोमीटर। तो ये एक थोड़ा सा अंतर है कि जब आप पढ़ोगे तो 6371 पढ़ते हो, लेकिन जो मैप बना है उसमें 6370 किलोमीटर डाटा लिखा हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये कौन सा हो जाएगा गटेनबर्ग? मेंटल और अंतरतम की यानी क्रोड की सीमा के मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, ये आप सियाल, सीमा और नीफे की बात कर रहे हैं। यहां पर आप क्रस्ट, मेंटल और क्रोड की बात नहीं करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्व की प्रधानता है? तो ध्यान रखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना चाहे जैसे बांटी जाए, हमेशा 3 ही रूपों में बांटी जाती है। अब वैसे तो क्रस्ट और मेंटल और क्रोड में बांटी जाती है, लेकिन अगर इस तरीके से बांटे कि आपको जब आप नीफे के रूप में पढ़ते हो तो आप कहते हो सियाल, सीमा और नीफे के रूप में पृथ्वी की परतों को बांटा जाता है। सियाल बाहरी परत है। कौन सा? सियाल कैसी परत है? बाहरी परत है। सियाल कैसी परत है? सियाल यानी पृथ्वी के 3 अगर हम भागों में बांट दें तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो आप कहते हो बाहरी परत कौन सी है? तो सियाल आप कहते हो, सियाल, और मध्य सीमा, और सबसे आंतरिक नीफे। लेकिन इनमें मूल अंतर क्या है? तो पदार्थ के अनुसार तो है ही कि सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। कौन सा? सिलिका और एल्यूमिनियम। नीफे में सिलिका और मैग्नीशियम, जबकि नीफे में निकल और लोहा। फे से फेरस मींस लोहा, तो निकिल और लोहा यानी फेरस। तो आप कह सकते हो कि बाहरी पदार्थ जो होंगे पृथ्वी की संरचना के निर्माण में वो हल्के पदार्थ होते हैं। कैसे? हल्के पदार्थ का बना
सियाल होता है, जबकि आंतरिक भाग जो नीफे बना है वो भारी तत्वों का बना होता है। उन भारी तत्वों में कौन कौन से हैं? निकेल और लोहा। अब बात करते हैं इसकी कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो नीफे में किसकी प्रधानता होगा? निकेल और लोहे की प्रधानता होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तीनों परतें आपके सामने हैं, सियाल, सीमा और नीफे। अब इस पर चाहे जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आए हैं, मैंने कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में एक क्वेश्चन को हमने रख दिया है, जबकि तीनों क्वेश्चन यहाँ मैंने डिस्कशन कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, भारी तत्व अंदर और हल्के तत्व बाहर की ओर पृथ्वी की संरचना में है। ये चाहे आप इस वर्जन से आप पृथ्वी की तीन परतों को देख सकते हैं, चाहे क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हमेशा हल्के तत्व बाहर और भारी तत्व क्रोड में यानी अंदर की ओर, पृथ्वी के सेंटर की ओर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिएगा। अभी ये बात हो चुकी है, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है पृथ्वी की बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई क्या है। यही वही क्वेश्चन जो अभी आपके सामने बताए थे कि पृथ्वी के आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड को अलग करने वाली रेखा कौन सी है। तो आपको इसमें कुछ बताना ही नहीं, कितना है? 5150 किलोमीटर। यानी पृथ्वी का क्रोड कहां से शुरू होता है? 2900 किलोमीटर से शुरू होता है और 29 से लेकर 5150 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? बाह्य क्रोड। क्या पाया जाता है? बाह्य क्रोड। जबकि 5100 से 6371 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? आंतरिक क्रोड। कैसा? आंतरिक क्रोड। और बाह्य क्रोड कैसा है? तो बाह्य क्रोड किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। जबकि आंतरिक क्रोड कैसा है? तो आंतरिक क्रोड किस रूप में है? तो ये आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। यही जब आपको नेक्स्ट क्लास में हम चंद्रमा के बारे में बताएंगे तो उनके मूलभूत अंतर यही है कि उनका क्रोड इस अवस्था में नहीं है, चंद्रमा का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम सीमा कितनी है? 5150। यानी बाह्य क्रोड की अधिकतम सीमा 5150। या आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आंतरिक क्रोड अंतरतम सीमा की शुरुआत कब से होती है? तो आंतरिक क्रोड की शुरुआत 5150 किलोमीटर से होती है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? यहां ध्यान दीजिएगा, स्थल मंडल मींस लिथोस्फीयर। किसको बोलते हैं? स्थल मंडल को लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। तो ध्यान रखिएगा, दो शब्द आज आपके सामने आएंगे। कौन कौन सा? एक आ चुका स्थल मंडल, और एक शब्द और आपके सामने आएगा जिसको आप बोलते हो स्थिनोस्फीयर। क्या बोलते हो? स्थिनोस्फीयर। सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, है ना। तो हम बात इन दोनों की करेंगे, दोनों में थोड़ा अंतर करिए। पहली चीज कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो जब स्थल मंडल की आप बात करते हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से है कि स्थल मंडल होता क्या है। तो स्थल मंडल वास्तव में क्या है? जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं क्रस्ट। कौन सा पढ़ते हैं? क्रस्ट। तो पूरा क्रस्ट और जो मेंटल होता है, मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, कौन सा? मेंटल का ऊपरी भाग। यानी अगर इसको हम फिगर में देखें तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो आप पृथ्वी बनाते हैं संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें जो बाह्य भाग है ये क्रस्ट, ये क्रस्ट। और क्रस्ट के बाद जो शुरुआत होती है मेंटल की। जब मेंटल की शुरुआत होगी तो ये जो बाह्य मेंटल है, यानी बाहरी बिल्कुल, यानी जहां क्रस्ट से मेंटल का जुड़ा हुआ भाग है, यानी ये भाग जो रेडिस है, इसको आप क्या कह सकते हो? तो आप कह सकते हो वाह्य मेंटल। और यही
संपूर्ण क्रस्ट तथा वायुमंडल मिलकर क्या बनाते हैं? स्थल मंडल बनाते हैं। तो स्थल मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी के क्रस्ट तथा मेंटल का बाहरी भाग या वायुमंडल सम्मिलित किया जाता है। और ये पूरा स्थल मंडल, यानी इसी को अगर थोड़ा सा और हम अगर बढ़ा दें स्थल मंडल को, तो आप ये कह सकते हैं ये पूरा स्थल मंडल जिसमें क्रस्ट और बाहरी मेंटल आता है, इस 100 किलोमीटर की गहराई पर, ये जो 100 किलोमीटर की गहराई पर है, ये भाग हल्का सा तरल अवस्था में है और इसी को दुर्बलता मंडल या इसी को सिंपल भाषा में स्थिनोस्फीयर बोलते हैं। स्थिनोस्फीयर, इसी पर धीरे धीरे ये पूरा का पूरा स्थल मंडल तैरता रहता है। तो इनका एक निश्चित क्रम है, आप सोच सकते हैं। पहले क्रस्ट होगा, क्रस्ट के बाद क्या आएगा? तो आप कह सकते हैं स्थल मंडल के अंतर्गत क्रस्ट और वायुमंडल आता है, जबकि क्रस्ट और वायुमंडल मिलकर जो स्थल मंडल बनाते हैं, यह स्थल मंडल स्थिनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल के ऊपर धीरे धीरे तैरता रहता है। तो ये एक निश्चित क्रम है। इसके लिए 2 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है? तो आप कह सकते हो कि क्रस्ट करते हो। क्रस्ट मीन्स भूपटल व ऊपरी मेंटल, यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। देख सकते हैं ऊपरी व निचला मेंटल, इससे कोई लेना देना नहीं। भूपटल व क्रोड, ये भी कोई अर्थ का नहीं। मेंटल और क्रोड, ये कोई लेना देना ही नहीं। ऑप्शन कौन बचता है? भूपटल और ऊपरी मेंटल। ये यहाँ आपसे चर्चा हो गई कि ऊपर जो क्रस्ट है और ऊपरी बाहरी मेंटल है, यही मिलकर क्या बनाते हैं? स्थल मंडल। जबकि स्थिनोस्फीयर की चर्चा आगे बात है कि स्थिनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है? तो स्थिनोस्फीयर 100 किलोमीटर की गहराई पे पाया जाता है, जबकि क्रस्ट की गहराई मात्र कितनी होती है? लगभग 30 किलोमीटर, ये औसत है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सोयस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो आप अभी पढ़े हैं, क्या कि सियाल, सीमा और नीफे का जो पृथ्वी का विभाजन है वो किसने किया? तो वो किसने किया? वो सोयस ने किया था। किसने किया था? सोयस ने किया था। सोयस नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा था। कौन कौन सी परत थी? तो सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो आप कहते हैं सबसे बाहरी परत सियाल है, जबकि सबसे अंदर यानी केंद्र की ओर कौन सी परत है? नीफे है। अब आप क्वेश्चन देखिए, सोयस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। क्या कहलाती है? सियाल कहलाती है। ये यहां से बस इतना याद रखना है कि विभाजन किसने किया है? सोयस ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? तो भूपटल की औसत मोटाई अभी आपको बताए हैं कितनी है। तो भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर। कितनी? 30 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कि जो आप क्रस्ट पढ़ते हो, क्रस्ट, यही क्रस्ट मीन्स भूपटल की मोटाई। क्रस्ट की मोटाई कितनी है? तो हर जगह अलग अलग है। कैसे? अगर हम बात करें महासागरों पर, कहां पर? महासागरों पर, तो पहला क्वेश्चन यही ध्यान रखिएगा कि क्रस्ट की मोटाई पूरे पृथ्वी पर हर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है। जैसे अगर महासागर के नीचे देखें तो इसकी मोटाई 5 किलोमीटर से अधिक कहीं नहीं है। मीन्स औसत मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है। जबकि यदि हम महाद्वीप पर बात करें इसकी मोटाई, तो महाद्वीप पर इसकी जो औसत मोटाई है 30 किलोमीटर से अधिक है। अगर हम इसकी बात हिमालय के ऊपर करें, हिमालय के आसपास, तो हिमालय पर अगर बात करें तो इसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? 70 किलोमीटर। तो महाद्वीपों पर 30 से 40 किलोमीटर, जबकि महासागर में 5 किलोमीटर, हिमालय पर 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। लेकिन अगर इसकी हम औसत मोटाई देखें, जो आप एक भूगणित और भूभौतिकी के अनुसार देखें,
तो औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी में सतह से यानी सतह से जब नीचे की ओर जाते हैं तो 32 मीटर अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। लेकिन यह वृद्धि औसत तरीके से 32 मीटर पर जब जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक निश्चित दूरी तक बढ़ेगा। क्योंकि अगर निश्चित दूरी तक ना बढ़े तो ये अंदर जाने पर पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए यह नहीं कह सकते कि आंतरिक पृथ्वी की बात करते हैं। यहाँ हम कहाँ की बात की? पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये औसत पृथ्वी यानी ऊपर की पृथ्वी यानी क्रस्ट में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो हर 32 मीटर में कितना तापमान बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसीलिए इसी ऊर्जा के कारण पृथ्वी के जब हम क्रोड की बात करते हैं तो जो क्रोड का तापमान वो 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। क्रोड का तापमान कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंदर जाने पर कितना तापमान बढ़ता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस कब बढ़ेगा? जब हम पृथ्वी के अंदर कितना जाएंगे? 32 मीटर पर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका था, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 32 मीटर जाने पर कितने डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग बढ़ जाता है। इसी को आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि 100 मीटर जाने पर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है। कितना? 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है। कितना जाने पर? 100 मीटर जाने पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, ये आपका आज का पृथ्वी से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल का बना है, तो बिल्कुल ये सत्य है। कितना? लगभग 68% भाग पृथ्वी का किससे बना है? पृथ्वी का मेंटल से बना है। दूसरा, पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, यानी बाहरी परत किससे बनी है? सियाल से बनी है। फिर सीमा है, फिर नीचे है, ये भी कह सकते हैं। अगला अगर हम बात करें कौन सा, कि सागर तल सीमा से बना है, बिल्कुल सागर तल किससे बना है? सागर तल वास्तव में किससे बना है? बैसाल्ट निर्मित है। किससे निर्मित है? बैसाल्ट निर्मित है, ये सीमा से बना है। अगला, सीमा सियाल के ऊपर तैर रही है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो आप कहते हो सियाल है। फिर कौन सी है? सीमा है। और फिर कौन सी है? नीचे है। तो सीमा के ऊपर कौन तैरता है? सियाल तैरता है। यहाँ उल्टा लिखा है, सीमा सियाल के ऊपर तैर रही है, बल्कि होना क्या चाहिए कि सियाल सीमा पर तैरता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आपको गलत ही छांटना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है, यानी ये गलत ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।